नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो दो टूक। मैं हूं परवीन शेख। मथुरा में बाबा का बुलडोजर जमकर गरजा है। सीएम योगी के ड्रीम प्रोजेक्ट से अतिक्रमण हटाया गया। 400 करोड़ की बेशकीमती जमीन को कब्जा मुक्त किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ड्रीम प्रोजेक्ट हेरिटेज सिटी की राह में रोड़ा बन रहे अवैध निर्माणों पर बुधवार को यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण का कड़ा प्रहार देखने को मिला। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में प्राधिकरण के बुलडोजर ने यमुना एक्सप्रेसवे के किनारे अवैध रूप से बने सभी होटलों, कारोबारी प्रतिष्ठानों और काटी जा रही अवैध कॉलोनियों को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया, यानी मिट्टी में मिला दिया। इस एक्शन से पूरे इलाके में जमीन माफियाओं और अवैध कब्जा धारकों में हड़कंप मचा है। सीएम योगी पहले ही कह चुके हैं कि बुलडोजर रुकने वाला नहीं है। देखिए क्या कह रहे हैं सीएम योगी। यही हम कह रहे थे, जब बेईमान और भ्रष्ट लोगों के हाथों में सत्ता आएगी, उस सत्ता का शोषण और दोहन उसी प्रकार से करेंगे जैसे उत्तर प्रदेश के सामने पहचान का संकट खड़ा हुआ था। जो जाति के नाम पर भड़काते हैं भावनाओं को, परिवार के नाम पर दोहन करते हैं, इन्हीं के लिए हम लोगों ने बुलडोजर बनाया था। इन्हीं के लिए बनाया था। ये लोग उन परजीवी की तरह हैं जो झूठे नारों से समाज को गुमराह करते हैं। तो मथुरा में अवैध निर्माण पर यह कड़ा प्रहार किया गया है और जो अब भी जारी है। प्राधिकरण के अधिकारियों के मुताबिक ये पूरी कार्रवाई हेरिटेज सिटी के विकास को सुनिश्चित करने के लिए और उसमें रोड़ा बन रहे कब्जाधारियों को पूरी तरह से सफाया उनका किया गया है। इस दौरान करीब 400 करोड़ रुपए की बेशकीमती जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया। प्राधिकरण का साफ कहना है कि ये निर्माण बिना किसी तकनीकी इजाजत और नक्शा पास कराए बनाए गए थे, जो भविष्य की विकास योजनाओं में बड़ी रुकावट बन रहे थे। कार्रवाई का नेतृत्व कर रहे यमुना एक्सप्रेसवे विकास प्राधिकरण के ओएसडी शैलेंद्र प्रताप सिंह ने भी साफ किया कि नियमों का उल्लंघन करने वालों को कतई बख्शा नहीं जाएगा। यह इलाका मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ड्रीम प्रोजेक्ट हेरिटेज सिटी के अंतर्गत आता है, जहां बिना इजाजत के किसी भी तरह का कारोबारी निर्माण करना गैर कानूनी है। इन लोगों को पहले ही नियमानुसार नोटिस भी दिए जा चुके थे, लेकिन निर्माण कार्य नहीं रोका गया। अब इस कार्रवाई से पहले दिए गए नोटिस और विधिक प्रक्रिया के पालन के बाद ही ये पूरा बुलडोजर एक्शन हुआ है। अभियान के दौरान उस वक्त स्थिति तनावपूर्ण हो गई जब बुलडोजर एक निर्माणाधीन मंदिर पर चला। भगवान श्री राम और माता जानकी के इस मंदिर के विध्वंस को लेकर स्थानीय लोगों और मंदिर ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने नाराजगी जाहिर की। विरोध की आशंका को देखते हुए मौके पर पहले से ही पुलिस बल और पीएससी तैनात कर दी गई थी। प्राधिकरण ने साफ कर दिया कि एक्सप्रेसवे के अधिसूचित इलाके में अगर भविष्य में बिना इजाजत कोई निर्माण होता है तो इसी तरह से उसे ध्वस्त कर दिया जाएगा। फिलहाल मुक्त कराई गई जमीन पर प्राधिकरण ने अपना बोर्ड लगा दिया है। योगी आदित्यनाथ के ड्रीम प्रोजेक्ट हेरिटेज सिटी को यमुना नदी के किनारे बसाया जा रहा है, जिसके लिए करीब 2 हेक्टेयर जमीन में अवैध कब्जा हो गया था। बुधवार शाम को ही अवैध कब्जे को हटाया गया। इस दौरान कई दुकानें और ढाबों को तोड़ दिया गया और बिना इजाजत के जो अवैध कब्जा करके ढाबों का निर्माण किया गया था, उन पर जुर्माना भी लगाया गया है। इसके साथ ही अराजक तत्वों का जमावड़ा भी इन इलाकों में लगता था, जिसको लेकर पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। क्या है सीएम योगी का मथुरा वृंदावन ड्रीम प्रोजेक्ट? क्यों यमुना हेरिटेज प्रोजेक्ट को लेकर है विवाद? उत्तर प्रदेश का यमुना हेरिटेज सिटी प्रोजेक्ट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसे यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण मथुरा के राया इलाके में विकसित कर रहा है। इसका मकसद ब्रिज की प्राचीन संस्कृति और विरासत को आधुनिक बुनियादी ढांचे के साथ संरक्षित करना है। इसे वाराणसी और अयोध्या की तर्ज पर एक वैश्विक टूरिस्ट प्लेस के रूप में विकसित किया जा रहा है। यह शहर करीब 2965 एकड़ कुल मास्टर प्लान का लगभग मान लीजिए 9350 हेक्टेयर में फैला होगा, जिसका अनुमानित खर्च भी 6000 करोड़ से ज्यादा है। इस प्रोजेक्ट के तहत भगवान कृष्ण के जीवन पर आधारित म्यूजियम, कला दीर्घाएं और एक थियोलॉजिकल विलेज को बसाना है। यमुना एक्सप्रेसवे को वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर से सीधे जोड़ने के लिए 6.9 किलोमीटर लंबा नया एक्सप्रेसवे भी बनाया जाएगा।
यमुना के किनारे 30 किलोमीटर लंबे हिस्से का सौंदर्यीकरण कर रिवर फ्रंट भी बन रहा है, जिसमें घाट, पार्क और वर्किंग ट्रैक होंगे, वेलनेस सेंटर होंगे, आयुर्वेद हब होंगे, कन्वेंशन सेंटर होंगे, योग केंद्र और स्थानीय शिल्पकारों के लिए हाट बाजार का निर्माण किया जाएगा। यह प्रोजेक्ट हाइब्रिड और पीपीपी मॉडल पर आधारित है। पहले चरण में करीब 750 एकड़ और 2027 तक इसे पूरा करने का टारगेट रखा गया है। यह नया शहर यमुना एक्सप्रेसवे के 101वें मील के पत्थर के पास होगा, जिससे दिल्ली, एनसीआर और आगरा से आने जाने वाले पर्यटकों को सीधा फायदा मिलेगा। मथुरा वृंदावन का कायाकल्प। मथुरा वृंदावन और पूरे ब्रिज इलाके के कायाकल्प के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ के ड्रीम प्रोजेक्ट ब्रिज क्षेत्र का पूरे विकास यानी होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ ब्रिज है, जिसके लिए 30,000 करोड़ का मास्टर प्लान तैयार किया गया है। इस मेगा प्रोजेक्ट की बात की जाए तो ये विजन 2030 के मास्टर प्लान के अंदर आ रहा है, जिसके तहत मथुरा वृंदावन को एक वैश्विक तीर्थस्थल और सांस्कृतिक केंद्र के रूप में विकसित किया जाना है। बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर को काशी और अयोध्या की तर्ज पर ही विकसित करना है। ये प्रोजेक्ट कॉरिडोर बांके बिहारी मंदिर को यमुना एक्सप्रेसवे और दूसरे जो मुख्य मार्ग है उससे सीधा जोड़ेगा। मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोकुल, बलदेव, गोवर्धन और राधा कुंड को पवित्र तीर्थ स्थल के रूप में दोबारा से पुनर्जीवित किया जा रहा है। जवाहर बाग में पीपीपी मॉडल पर एक भव्य आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पार्क भी विकसित किया जा रहा है, जहां भगवान कृष्ण की लीलाओं को दिखाया जाएगा। अगर इस प्रोजेक्ट की खास बातें की जाए तो वो ये हैं: ब्रिज क्षेत्र में 7 भव्य प्रवेश द्वारों का निर्माण, परिक्रमा रास्तों का सौंदर्यीकरण और प्राचीन कुंडों का निर्माण, बरसाना में दर्शनार्थियों की सुविधा के लिए रोपवे की शुरुआत, वृंदावन में डिजिटल म्यूजियम, कन्वेंशन सेंटर और ग्रीन पथ का निर्माण, यमुना नदी पर नए पुलों का निर्माण, इलेक्ट्रिक बसों का संचालन और मल्टी लेवल पार्किंग की व्यवस्था। इन सभी परियोजनाओं का मकसद ब्रिज को द्वापर युग की स्मृतियों के रूप में एक भव्य आध्यात्मिक हब बनाना है। वृंदावन की कुंज गलियों में रहने वाले लोगों और दुकानदारों का साफ कहना है कि कॉरिडोर बनाने के लिए करीब 300 पुराने भवनों और मंदिरों को तोड़ा जा सकता है। लोगों का तर्क है कि ये गलियां और घर सैकड़ों साल पुराने हैं और इनके टूटने से वृंदावन का जो मूल स्वरूप और प्राचीन संस्कृति है वो नष्ट हो जाएगी। ये विवाद मालिकाना हक को लेकर भी है। हिंदू पक्ष का दावा है और इस बीच जो शाही ईदगाह मंदिर मस्जिद वाला विवाद है वो भी आकर सामने खड़ा हो गया है। मंदिर मस्जिद विवाद को लेकर जो पूरा विवाद चल रहा है उसमें मुस्लिम पक्ष 1968 के समझौते और पूजा स्थल अधिनियम 1991 का हवाला दे रहा है। मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाहीगाह ईदगाह मामले में 30 जनवरी को हाईकोर्ट में भी सुनवाई हुई। ये सुनवाई हिंदू पक्ष की तरफ से दाखिल किए गए 18 अलग अलग याचिकाओं पर की गई। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में इस विवाद से जुड़े कुछ मामलों की सुनवाई पहले से पेंडिंग होने की वजह से हाईकोर्ट में मेरिट पर सुनवाई नहीं हो पाई। इससे पहले हाईकोर्ट ने मामले में सभी पक्षों को निर्देश दिया कि वो अपने अपने जवाब दाखिल करें। इसी कड़ी में एएसआई ने भी हाईकोर्ट से जवाब दाखिल करने के लिए वक्त मांगा है, जिसे कोर्ट ने संज्ञान में लिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने दूसरे सभी पक्षकारों को भी अपना जवाब दाखिल करने के आदेश दिए हैं। हाईकोर्ट ने अब इस पूरे मामले में अगले महीने की 20 फरवरी को सुनवाई की तारीख तय की है। हिंदू पक्ष की तरफ से दाखिल याचिकाओं में मांग की गई है श्री कृष्ण जन्मभूमि की जो पूरी जमीन है वो मंदिर ट्रस्ट को सौंप दी जाए और वहां से सभी अतिक्रमण हटा दिए जाए। इसके साथ ही याचिकाओं में यह भी कहा गया है कि शाही ईदगाह कमेटी को दी गई जमीन एक समझौते के तहत दी गई थी, जिसे रद्द करते हुए वो जमीन वापस मंदिर ट्रस्ट को सौंपी जानी चाहिए, यानी ये मांग याचिका में की गई है। क्या है विवाद की वजह? मथुरा का श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद भारत के सबसे संवेदनशील धार्मिक और ऐतिहासिक मामलों में गिना जाता है। ये विवाद मथुरा के कटरा केशव देव क्षेत्र से जुड़ा है, जहां हिंदू पक्ष का दावा है कि यही भगवान श्री कृष्ण का जन्म स्थान है। हिंदू पक्ष के मुताबिक मुगल बादशाह औरंगजेब के शासनकाल करीब 1669-70 में यहाँ मौजूद मंदिर को ध्वस्त कर उसकी जगह पर शाही ईदगाह मस्जिद का निर्माण कराया गया। हिंदू पक्ष का साफ कहना है कि कटरा केशव देव क्षेत्र में पहले एक विशाल कृष्ण मंदिर था। दावा है कि औरंगजेब ने इसे तुड़वाकर मस्जिद बनवाई। आजादी से पहले और बाद में इस स्थल को लेकर समय समय पर विवाद सामने आते रहे। साल 1944 में श्री कृष्ण जन्मस्थान से जुड़ा एक ट्रस्ट
गठित किया गया, जिसके बाद 1968 में श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा स्थान और शाही ईदगाह कमेटी के बीच एक समझौता हुआ, जिसके तहत कुल 13.37 एकड़ जमीन का बंटवारा किया गया, जिसमें से 10.9 एकड़ जमीन मंदिर ट्रस्ट को और करीब 2.5 एकड़ जमीन शाही ईदगाह कमेटी को दी गई। साल 2020 में यह मामला एक बार फिर सुर्खियों में आया, जब हिंदूवादी संगठनों की तरफ से रंजना अग्निहोत्री, महंत सुरेश दास समेत कई याचिकाकर्ताओं ने मथुरा जिला अदालत में याचिकाएं दाखिल की। याचिकाओं में 1968 के समझौते को अवैध करार देते हुए कहा गया कि जन्मभूमि ट्रस्ट के ट्रस्टी इस जमीन को सौंपने या समझौता करने के अधिकार नहीं रखते हैं। हिंदू पक्ष ने मांग की है कि शाही ईदगाह मस्जिद को हटाया जाए और पूरा परिसर मंदिर ट्रस्ट को सौंप दिया जाए। इस तरह कुल 18 अलग अलग याचिकाएं दाखिल की गई। हिंदू पक्ष का दावा है कि मस्जिद सीधे जन्मभूमि स्थल पर बनी है और इसके प्रमाण ASI के सर्वे में मिल सकते हैं, जिसमें मंदिर के अवशेष सामने आने की बात कही जा रही है। वहीं मुस्लिम पक्ष और शाही ईदगाह कमेटी का कहना है कि 1968 का समझौता पूरी तरह से कानूनी है, यानी लीगल है। उनका तर्क है कि मस्जिद पुरानी है और प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के तहत 15 अगस्त 1947 की स्थिति को बदला नहीं जा सकता। हिंदूवादी संगठनों के उलट मुस्लिम पक्ष लगातार मामले को शांतिपूर्वक हल करने के पक्ष में है और इसी जगह हिंदू मुस्लिम एकता और गंगा जमनी तहजीब की बेमिसाल निशानी के तौर पर देखा जाता है। हालांकि दक्षिणपंथी संगठन के हंगामे की वजह से इसको लेकर लगातार तनाव पैदा हो रहा है, लेकिन अब सीएम योगी का जो प्रोजेक्ट जिसे हरी झंडी मिल चुकी है और लगातार उस पर काम हो रहा है, ऐसे में इस विवाद को सुलझाना भी बेहद जरूरी है। हाईकोर्ट ने सभी 18 मामलों को अपने पास किया ट्रांसफर। साल 2020 में मथुरा की निचली अदालत ने शुरुआती याचिकाओं को खारिज कर दिया, जिसके बाद 2021-22 के दौरान इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सभी 18 मामलों को अपने पास ट्रांसफर कर लिया। हाईकोर्ट ने बाद में हिंदू पक्ष की मांग पर ASI सर्वे की इजाजत दे दी, जिसके तहत 2023 में सर्वे कराया गया। साल 2023 से 2025 के बीच हाईकोर्ट में लगातार सुनवाई चलती रही और इस दौरान कुछ याचिकाएं खारिज भी की गईं। पिछले साल 2025 में हिंदूवादी संगठनों की मस्जिद को विवादित ढांचा घोषित करने की मांग वाली याचिका भी खारिज कर दी गई। इस मामले से जुड़ी कई SLP यानी स्पेशल लीव पिटीशन भी सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई, जिनमें केसों को एक साथ जोड़ने जैसे मुद्दे शामिल हैं। साल 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ पहलुओं पर सुनवाई की थी, लेकिन मुख्य मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट में ही पेंडिंग है, जिस पर सुनवाई हुई और अब सबकी निगाहें कोर्ट की अगली सुनवाई पर टिकी हैं, यानी अगली सुनवाई 20 फरवरी को है। अब देखना यह होगा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का इस पूरे मामले पर क्या रुख रहता है। इसी के साथ इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।